Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the second class of analgesics जिसको हम बोलते हैं opioid analgesics. पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था एक तो एनाल्जेसिक्स, सेकंड हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास ऑफ एनाल्जेसिक्स जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. तो आज हम देखेंगे कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं. वो ड्रग्स होते हैं जो मॉडरेट टू सीवियर पेन में हम यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है कि जब पेन ज़्यादा होती है तो उस टाइम जो हम पेन किलर्स यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. तो काम कैसे करते हैं ये? दीज वर्क बाय एक्टिंग ऑन ओपियोइड रिसेप्टर्स, बाइंड हो जाते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ. अगर हम बॉडी में देखेंगे तो ओपियोइड रिसेप्टर्स एक तो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, सेकंड ये प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कार्ड में. मेनली अगर हम देखेंगे तो ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में और ये प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कार्ड में. टाइप्स की अगर बात करेंगे तो तीन टाइप्स होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स के. एक होता है म्यू रिसेप्टर, म्यू, सेकंड आते हैं इसमें कापा और डेल्टा. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जो होते हैं ये मेनली बाइंड हो जाते हैं म्यू रिसेप्टर्स के साथ. तो ये होते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. मेन जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये काम कैसे करते हैं, पेन को ये रिड्यूस कैसे करते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने से पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल पेन ट्रांसमिशन कैसे होता है. मतलब पेन ट्रांसमिट कैसे हो जाती है, डैमेज्ड टिश्यूज से लेके ब्रेन तक का ट्रांसमिशन कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब टिश्यू डैमेज होता है, इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है या बर्निंग से जब टिश्यू डैमेज होता है, उसके बाद पार्ट 1 में हमने देखा कि वहाँ पे रिलीज होते हैं केमिकल मीडिएटर्स, या आप केमिकल मीडिएटर्स बोलो या केमिकल मैसेंजर्स बोलो, जिसमें हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोजेंथिन, ल्यूकोट्राइन एटसेट्रा. कैसे रिलीज होते हैं ये पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. केमिकल मीडिएटर्स जब रिलीज हो जाते हैं तो ये बाइंड हो जाते हैं पेन रिसेप्टर्स के साथ. पेन रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नर्व एंडिक्स पे प्रेजेंट होते हैं. इन पेन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं नोसिसेप्टर्स. उसके बाद होता क्या है, जब ये मीडिएटर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स जब पेन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं तो वहां पे जो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं. तो इसको समझने के लिए पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे. तो ये होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट. और ये जो बीच में प्रेजेंट होती है ये सारा, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी. इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सॉन और ये होता है एक्सॉन टर्मिनल. तो होता क्या है, न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व सेल होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेगेटिव चार्ज और बाहर प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल केस में. लेकिन जब ये केमिकल मीडिएटर्स पेन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं तो वहां पे जो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. ये आप मान लो डोर की तरह होती है, आप मान लो ऐसे प्रेजेंट होती है. तो ये ओपन हो जाते हैं. जब ये ओपन हो जाते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अंदर चला जाता है. एज ए रिजल्ट होता क्या है कि जो अंदर का नेगेटिव चार्ज होता है वो कम हो जाता है. प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन. तो डिपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो नेगेटिव चार्ज इनसाइड न्यूरॉन्स जो होता है उसका कम होना. तो कितना कम होता है वो? अगर हम रेस्टिंग स्टेट की बात करेंगे, रेस्टिंग स्टेट में अगर हम देखेंगे मीन्स जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है, जब कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता है, तो उस टाइम जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो होता है -70 मिलीवोल्ट. मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज डिफरेंस. अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है. इनमें कितनी डिफरेंस होती है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नॉर्मल क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट में ये -70 मिलीवोल्ट होता है. माइनस यहाँ पे डिटेक्ट करता है नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज इनसाइड प्रेजेंट होता है. अब जब लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज एंटर हो जाता है अंदर. तो उससे क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज अंदर होता है वो कम हो जाता है. कितना कम हो जाता है? 70 से लेके पहले वो चला जाता है 60, उसके बाद
-55 मिली वोल्ट। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस वैल्यू पे पहुंचता है तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरेट करते हैं पेन सिग्नल्स, या बोल सकते हो कि वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना। सो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे क्या होता है? यहाँ पे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, या बोल सकते हो यहाँ पे जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो -55 मिली वोल्ट वो पोटेंशियल होता है जिस पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इसी पोटेंशियल पे और एक काम होता है, दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। एक तो हमने बोला कि गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, उसके बाद डिपोलराइजेशन हो जाती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट तक चला जाता है, तो उस टाइम और चैनल्स ओपन हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। जैसे इसमें प्रेजेंट थे लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एज ए रिजल्ट होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एंटर हो जाता है नर्व में। तो क्या हो जाता है कि डिपोलराइजेशन जल्दी हो जाती है। जब डिपोलराइजेशन जल्दी हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो जाती है। अब होता क्या है, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, एक्शन पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो जाता है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जब ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल तक, कहां पहुंच जाते हैं? प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल क्या होता है पहले ये समझते हैं। हमने देखा है कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक डेंड्राइट होती है, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट जो होता है इसकी फंक्शन ये होती है कि ये इंपल्स या सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स सेल बॉडी। मतलब यहां से सिग्नल यहां तक भेजना, ये काम होता है डेंड्राइट्स का। सेकंड जो एक्सॉन होता है, इसमें एक्सॉन की फंक्शन होती है कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स एक्सॉन टर्मिनल। मींस जो सिग्नल यहां पे पहुंचती है, एक्सॉन उसको यहां तक पहुंचा देता है। ये होती है इनकी फंक्शन। अब हमें समझना है कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल किसको बोलते हैं। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल को समझने के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? आप मान लो ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, जैसे यहां पे हमने देखा, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होता है। अब मान लो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, तो होता क्या है, जो ये न्यूरॉन होता है जिसमें सिग्नल प्रेजेंट होती है, या आप बोल सकते हो जो सिग्नल को इनिशिएट करता है, उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो रिसीव करता है सिग्नल को, उसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जब दो न्यूरॉन कनेक्ट आपस में हो जाते हैं तो इस जंक्शन को हम बोलते हैं, यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। इस जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्स। सेकंड, जो इनके दरमियान ये स्पेस होती है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक तो एक न्यूरॉन का इसमें प्रेजेंट होता है एक्सॉन टर्मिनल, और इसमें प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट स्पेस, और थर्ड जो अनदर न्यूरॉन होता है उसका डेंड्राइट। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, इस एक्सॉन टर्मिनल को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। और इसको हम बोलते हैं पोस्ट न्यूरॉन का जो ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। लेकिन ये हमेशा न्यूरॉन ही नहीं हो सकता है। आप मान लो मसल्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं मसल सेल्स के साथ, तो वहां पे जो जंक्शन बनता है वो बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल सेल बन जाता है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे मेनली कि न्यूरॉन्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। तो ये होता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल तक पहुंच जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। समझने के लिए
अब मान लो ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है। जब पेन सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल या आप बोल सकते हो एक्शन पोटेंशियल जब यहां पे पहुंचता है तो इसमें प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स। जैसे यहां पे प्रेजेंट थे सोडियम चैनल्स, इसी तरह यहां पे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स। तो होता क्या है, जब एक्शन पोटेंशियल यहां तक पहुंच जाती है ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाती है। जब ये ओपन हो जाती है जो बाहर कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। जब ये अंदर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पे दो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। कहां से रिलीज होते हैं, जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है वहां से दो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्लूटामेट और सेकंड को हम बोलते हैं सबस्टेंस पी। ये दोनों एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से लेके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक। तो करते क्या है ये एक्चुअली, जब ये रिलीज हो जाते हैं, पहले हम देखेंगे जब ग्लूटामेट रिलीज होता है तो ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है। वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब मान लो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इस पे ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है ग्लूटामेट। अगर हम रिसेप्टर्स का नाम देखेंगे, एक होता है NMDA रिसेप्टर, दूसरा होता है AMPA रिसेप्टर। इनके साथ जब ये बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है सोडियम चैनल्स। वो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, फिर सेम वही प्रोसेस हो जाती है। जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ चला जाता है, उससे क्या होती है डिपोलराइजेशन हो जाती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाती है, फिर वो आगे की तरफ जाती है। तो इसी तरह ये सिग्नल कहां तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है। लेकिन ये जो सिग्नल होती है ये पेन सिग्नल शॉर्ट होती है, शॉर्ट एक्टिंग। जो पेन सिग्नल ग्लूटामेट की वजह से ट्रांसमिट होती है वो होती है शॉर्ट एक्टिंग, मीन्स ये थोड़ी देर के लिए रहती है। तो इसका मतलब इसमें जो पेन होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन जो सबस्टेंस पी दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये बाइंड होता है, उसको हम बोलते हैं NK1। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ बाइंड हो जाता है। तो करता क्या है, एक तो ये डिपोलराइजेशन को बढ़ा देता है। डिपोलराइजेशन को ये जब बढ़ाता है इसका मतलब जो पेन होती है वो ज्यादा देर तक रह जाती है, इसमें सबस्टेंस पी में। एज ए रिजल्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट थी इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो थ्रू सबस्टेंस पी एंड ग्लूटामेट, इन दोनों की मदद से वो कहाँ तक पहुंच जाती है, दूसरे न्यूरॉन्स में। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और फाइनली ये कहां तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स पेन को कैसे कम करते हैं, पेन को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो चलो देखते हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। हमने पहले ही बताया कि ये बाइंड हो जाते हैं म्यू रिसेप्टर्स के साथ। अब हम देखेंगे कि म्यू रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके ये करते क्या है। बेसिकली अगर हम न्यूरॉन्स में देखेंगे तो दो जगहों पे म्यू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो हमारा प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, इन दोनों पे प्रेजेंट होते हैं म्यू रिसेप्टर्स। इस पे भी म्यू रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इन पे भी म्यू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ओपियोइड एनाल्जेसिक्स म्यू रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं किस पे, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, तो होता क्या है जो यहां पे कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होती हैं ये उन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। सबसे पहले ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। जब ये होता क्या है, जब ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, यहां पे आप देख सकते हो जब कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो जो न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट एंड सबस्टेंस पी होता है ये रिलीज ही नहीं हो जाते हैं। जब ये रिलीज ही नहीं होते हैं एज ए रिजल्ट जो सिग्नल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होती हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो जाती हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। एज ए रिजल्ट जब पेन सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं हो जाती हैं तो पेन फील ही नहीं हो जाती, पेन खत्म हो जाती है। सेकंड, अगर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की बात करेंगे इनमें भी प्रेजेंट होते हैं म्यू रिसेप्टर्स। जब ओपियोइड एनाल्जेसिक्स उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम चैनल्स। पोटेशियम चैनल्स, तो ये पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जब ये ओपन हो जाते हैं तो जो पोटेशियम मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज इनसाइड होता है ये उसको बाहर निकालता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां निकालता है। मैंने पहले ही बोला कि नर्व के अंदर का चार्ज नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, लेकिन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स काम क्या करते हैं, ये पोटेशियम चैनल्स को ओपन करते हैं। एज ए रिजल्ट पोटेशियम बाहर निकलता है। उससे क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज इनसाइड होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मीन्स
नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में होता है -70 मिली वोल्ट, ये इंक्रीज होता है -80 -90 मिली वोल्ट तक इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो जाता है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हम बोलते हैं न्यूरॉन्स की हाइपरपोलराइजेशन हो गई है। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो नेगेटिव चार्ज इनसाइड न्यूरॉन्स होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ने से क्या होता है, हमने बोला कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो -55 मिली वोल्ट होता है। ये वो पोटेंशियल होता है जिसपे न्यूरॉन्स सिग्नल जनरेट करता है। लेकिन जब हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है तो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो इससे और ज़्यादा दूर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, न्यूरॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है नर्व इंपल्स जनरेट करना, क्योंकि थ्रेशोल्ड वैल्यू से जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, फाइनली न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल जनरेट नहीं करते हैं। जब पेन सिग्नल जनरेट नहीं हो जाती है तो पेन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल्स में एक आते हैं स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स, सेकंड उसमें आते हैं वीक ओपियोइड्स। स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स में एग्जांपल आती है, एक तो मॉर्फिन आता है, इसमें फेंटेनिल आता है इसमें। और जो अगर वीक की बात करेंगे, वीक ओपियोइड्स में आते हैं कोडीन, सेकंड इसमें आता है ट्रेमाडोल। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।